हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम कर रहे थे आपके स्कूल में सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र ज्योग्राफी की माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस। और आज हम करने जा रहे हैं आपके माइनर टेस्ट 10 का एनालिसिस। इससे पहले हमने माइनर टेस्ट 9 तक एनालिसिस कर चुके हैं, एक मेजर टेस्ट का एनालिसिस कर चुके हैं, जिनकी वीडियो हमने अपने प्ले लिस्ट में डाल दी है, वहाँ पर आप देख सकते हो और अपना एनालिसिस कर सकते हो। आज करें माइनर टेस्ट 10 का। 10 क्या था आपका, कैसे क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके 10 के भी। सभी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी की आज तक हुई जो जितने भी एग्जाम हुई है ऑल इंडिया, जैसे नेट की वगैरह की, और जो आपकी ज्योग्राफी से संबंधित जो भी एग्जाम हुई है उन सभी से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। सभी कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप कोई भी गाइड उठा के देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके काफ़ी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आज करें हम माइनर टेस्ट 10। तो 10 शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, प्रत्येक ग्रुप में डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना वीडियो शेयर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अपने कनेक्ट हो सके और हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। तो देखिए आप माइनर टेस्ट 10 का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, ये कथन संबंध है मिचेल से है, एकरमैन से है, जिमेरमैन से है, या इनमें से कोई नहीं। संसाधन होते हैं नहीं बल्कि बनते हैं, ये संबंध आपका जिमेरमैन से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जिमेरमैन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या था आपका। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को हमें सम्मिलित करना है। संसाधन के प्रकार दे रखे हैं। दूसरा दे रखा है हमें संसाधन सर्वसुलभ संसाधन है। जो आपका सर्वसुलभ संसाधन का प्रकार है कौन से संसाधन का है ये हमें बताना है। तो कौन सा का है? वायु का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आ जाएगा। तो 2 कौन से में? देखो 4 में और 1 में है, तो 2 तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा देखो आपका विरल है। विरल का संबंध किससे हो जाएगा? कोयला से, तो ये हो जाएगा 1 से। तो इसमें 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और एकल है। एकल का संबंध किससे हो जाएगा? आपका कोल बाइट से, और सामान्य सुलभ का हो जाएगा शुद्ध जल से। तो आपका आंसर क्या हो गया? 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है आपका। निम्न में से किन विद्वानों ने संसाधनों की स्थैतिक संकल्पना का समर्थन किया है? कौन सी संकल्पना का? आपका स्थैतिक संकल्पना का समर्थन किया है? येट्स एवं लेमार्टाइन ने, या जेमरमैन एवं मिचेल ने, मिचेल एवं रेननी, आवन व दासमैन ने। तो ये आपका स्थैतिक संकल्पना का समर्थन किया है वो क्या आपका? येट्स एवं लेमार्टाइन ने। जिमेरमैन अभी पढ़ा हमने, संसाधन बनते हैं होते नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका क्या था? देखो संसाधन होते नहीं बल्कि बनते, ये किसने कहा था? आपके जिमेरमैन का कथन था। अभी देखो एक दूसरे कनेक्टेड होगी क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, मानव के ज्ञान एवं कुशलता से संसाधनों की मात्रा में वृद्धि होती है। जो मानव के ज्ञान एवं कुशलता से संसाधनों की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। उक्त कथन निम्न में से किस संकल्पना को प्रदर्शित करता है? ये कथन दिया हुआ है, ये कथन किस संकल्पना को प्रदर्शित करता है? आपकी कार्यात्मक संकल्पना को, दुर्लभता संकल्पना को, स्थैतिक संकल्पना को, या गति संकल्पना को? तो ये प्रदर्शित करता है मानव के ज्ञान एवं कुशलता के संसाधनों की मात्रा में वृद्धि होती है। ये कौन सी संकल्पना? आपकी गति संकल्पना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपका। अनुकूलतम उपयोग की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? कौन सी संकल्पना का? अनुकूलतम उपयोग की संकल्पना। ये संकल्पना है आपकी एकरमैन ने किया था, जिमरमैन ने किया था, मिचेल ने किया था, या ओवन ने किया था? तो इस संकल्पना का आपका प्रतिपादन किया था आपके एकरमैन ने। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। फेटम संसाधन सिद्धांत की संकल्पना किसने दी थी? कौन से संसाधन सिद्धांत की? फेटम संसाधन सिद्धांत की संकल्पना किसने दी थी? जिमेरमैन ने, दासमैन ने, एकरमैन ने, या स्मिथ ने? तो एकरमैन ने तो कौन सी दी थी? आपकी अनुकूलतम उपयोगी संकल्पना दी थी, अभी पढ़ा हमने। एकरमैन की तो 5 में, ठीक है। और छठा का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिमेरमैन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जिमेरमैन दोबारा आ गया, पहला आ गया था, पहला क्वेश्चन जिमेरमैन से संबंधित था, और अब दोबारा आपका जिमेरमैन का आ गया अपना। फेटम संसाधन सिद्धांत की संकल्पना किसने दी थी? आपकी जिमेरमैन ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर 6 में आपका क्वेश्चन 6 में आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? कौन सा है जो आपका कौन सा अजैविक संसाधन है ये मैं बताना था। वनस्पति है, या सूक्ष्म जीव है, मृदा है, या पेट्रोलियम है? तो 7 का आंसर हो जाएगा जो मृदा है वो आपका अजैविक संसाधन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संसाधनों के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। संसाधन है उनके संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। कौन कौन से सत्य कथन है? संसाधन लोचशील होते हैं। कैसे होते हैं? आपके लोचशील होते हैं, बिल्कुल राइट बात है। संसाधन मस्तिष्क की उपज होती है। संसाधन क्या मस्तिष्क की उपज होती है? 8 में, तो यह भी आपका बिल्कुल
सही कथन है। तीसरा कथन क्या दे रखा है हमें, प्राकृतिक संसाधन अक्षय होते हैं, प्राकृतिक संसाधन अक्षय नहीं होते, संसाधन प्रौद्योगिकी से मुक्त होते हैं, मुक्त नहीं होते, युक्त होते हैं आपके, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें सत्य कथन बताना था, तो पहला और दूसरा सत्य कथन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आया था आपका, संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर असत्य कथन का चयन करना है हमें। असत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना था। देखो वन्य जीव एक परिवर्तनीय संसाधन है, यह आपका असत्य कथन है, परिवर्तनीय संसाधन नहीं है, तो ये तो आपको ये हो जाएगा असत्य कथन। कृषि क्षेत्र व अपरिवर्तनीय संसाधन है, ये भी अपरिवर्तनीय क्षेत्र नहीं है, ये भी आपका गलत कथन हो जाएगा। तो असत्य कथन बताना था हमें, पहला और दूसरा असत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो विचार ज्ञान और वार्तालाप अमूर्त संसाधन है, कैसे आपके अमूर्त संसाधन है, बिल्कुल राइट है ये, विचार ज्ञान वार्तालाप है ये अमूर्त संसाधन है आपके, ये आपका राइट आंसर है। तो सत्य कौन सा असत्य कौन सा हो जाएंगे आपके, 1 और 2 असत्य कथन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एकल संसाधन का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा जो आपके एकल संसाधन का उदाहरण है ये मैं बताना था। सोना एकल संसाधन का उदाहरण नहीं है, तांबा भी एकल संसाधन का उदाहरण नहीं है, पेट्रोलियम भी आपका एकल संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा बच्चा आपका कार्योलाइट, तो कार्योलाइट है, ये कौन से संसाधन का उदाहरण है आपका, एकल संसाधन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मृदा निर्माण की किस प्रक्रिया में वर्षा के प्रभाव से ऊपरी परत में कैल्शियम की कमी एवं एल्यूमिनियम की अधिकता मिलती है, कौन सा है आपका, मृदा निर्माण की किस प्रक्रिया में वर्षा के प्रभाव से, किसके प्रभाव से आपके, वर्षा के प्रभाव से ऊपरी परत में कैल्शियम की कमी, किसकी कमी, कैल्शियम की कमी व एल्यूमिनियम की अधिकता। देखो कैल्शियम की तो कमी हो रही है और एल्यूमिनियम की क्या हो रही है, अधिकता मिलती है, किसमें मिलती है आपकी, पोर्टजोलीकरण में, कैल्शियमीकरण में, लेटेराइटीकरण में या मोलिसोलीकरण में। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लेटेराइटीकरण के अंदर मिलती है आपकी एल्यूमिनियम की अधिकता और कैल्शियम की कमी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या, क्वेश्चन क्या था आपका, लेटेराइट मिट्टी के में जो लेटेराइट मिट्टी है के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना, कौन सा कथन असत्य है, कौन सी मिट्टी के बारे में, लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो देखो इसमें मखरला भी खा जाता है, इस मिट्टी को क्या खा जाता है, मखरला भी खा जाता है, मखरला भी खा जाता है, बिल्कुल राइट है ये। तो इसकी प्रकृति सारी होती, इसकी प्रकृति सारी नहीं होती, जो आपकी लेटेराइट मिट्टी है इसकी प्रकृति है वो सारी नहीं होती है, तो ये आपका गलत है। इस मिट्टी में लाल रंग के लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है, तो इस मिट्टी में आपकी लेटेराइट मिट्टी है इसमें लाल रंग है, लाल रंग किसके कारण होता है आपका, लोह इसके अधिकता के कारण होता है, जो लोह है लोह इसका वो लेटेराइट मिट्टी में दिख पा जाता है, जिसके कारण इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल कलर का दिखाई देता है। इस मिट्टी में अपसालन व निक्षालन की प्रक्रिया अधिक होती है, तो ये मिट्टी आपकी लेटेराइट मिट्टी है, इसमें अपसालन या निक्षालन की प्रक्रिया है वो क्या होती है आपकी अधिक होती है, ये भी आपका सत्य है, ये भी आपका सत्य है। तो आपको क्या पूछा था, असत्य कथन पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, शीतोष्ण घास के मैदानों में किस प्रकार की मृदा की प्रधानता मिलती है, शीतोष्ण घास के मैदान है इसमें किस प्रकार की मृदा की अधिकता मिलती है ये मैं बताना था, एल्किन, मोलिसोल, लेटेराइट या पोर्टजोल। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोलिसोल प्रकार की मृदा की प्रधानता मिलती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या आता है आपका, गले भवन प्रक्रिया किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है, कौन सी प्रक्रिया आपकी, गले भवन प्रक्रिया। लेटेराइट मृदा की है विशेषता, पोर्टजोल मृदा की विशेषता है, पीट मृदा की विशेषता है या मोलिसोल मृदा की विशेषता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पीट मृदा की एक प्रकार की मिट्टी है, इस मिट्टी की विशेषता कैसी है आपकी, गलेवन प्रक्रिया किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है, ये आपकी पीट मृदा की विशेषता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कटिबंधीय मृदा का प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से कटिबंधीय मृदा का प्रकार नहीं है ये मैं बताना था। देखो पेडा लफर है ये तो आपका कटिबंधीय मृदा का प्रकार है, पेडा कल भी आपका कटिबंधीय मृदा का प्रकार है आपका एक, टूड्रा भी किसका आपका कटिबंधीय मृदा का प्रकार है, तो आपका रेड जिन्ना है ना वो कटिबंधीय मृदा का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 15 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मृदा निक्षालन की प्रक्रिया एक चुनौती है, मृदा निक्षालन है वो प्रक्रिया की एक चुनौती है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, अभी हमने पढ़ा था, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था अभी और पीछे गया होगा, हाँ ये रहा, लेटेराइट मिट्टी की जो निक्षालन की प्रक्रिया है वो अधिक होती है, निक्षालन की प्रक्रिया क्या होती है, अधिक होती है, 12 का पढ़ा था हमने, तो ये वापस क्वेश्चन आया अपने पास 16 क्वेश्चन क्या आया था आपका, मृदा निक्षालन की प्रक्रिया एक चुनौती है, किसी कैसी चुनौती है आपकी, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में चुनौती है या उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र में चुनौती है, कोणधारी वनों के क्षेत्र में चुनौती है या भूमध्य रेखीय प्रदेशों में चुनौती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में
मृदा जो निस्सारण है इसकी प्रक्रिया का एक क्या है, चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है भूमध्य रेखीय प्रदेशों के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से मृदा प्रकारों में से किसमें उच्च मृतिका अंश पाया जाता है? कौन सा अंश उच्च मृतिका अंश पाया जाता है, ये हमें बताना था। एंटी सोल में पाया जाता है, इंसेप्टी सोल में पाया जाता है, ऑक्सी सोल में पाया जाता है, वर्टी सोल में पाया जाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्टी सोल में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, शंकुधारी या बोरियल वनों के क्षेत्र में किस मिट्टी की प्रधानता मिलती है? या तो शंकुधारी या बोरियल वनों में किस के क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा की प्रधानता मिलती है, ये हमें बताना था। मॉलिसोल में, हिस्टोसोल में, या स्पोडोसोल में, या गेलिसोल में। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, स्पोडोसोल के अंदर आपकी शंकुधारी या बोरियल वन के क्षेत्र में मिट्टी की प्रधानता अधिक मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिणी व दक्षिणी एशिया के मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में किस मृदा की स्थिति मिलती है? जो आपकी दक्षिण और दक्षिण एशिया में मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में, किन में मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में किस मृदा की स्थिति मिलती है? आपकी एडोसोल की मिलती है, एंटीसोल की मिलती है, या एल्टीसोल की मिलती है, या वर्टीसोल की मिलती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका एल्टीसोल की मिलती है, तो अधिक मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में किस मृदा की प्रधानता मिलती है? अब पूछा देखो, पहले तो पूछा हमें दक्षिणी और दक्षिण एशिया के मानसून जलवायु क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा की स्थिति मिलती है? एल्टीसोल की मिलती है। अब 20वां क्वेश्चन पूछा देखो, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में किस मृदा की प्रधानता मिलती है? ऑक्सीसोल, एल्पीसोल, मोलिसोल, या एल्टीसोल। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, इसमें मृदा की प्रधानता मिलती है, वो मिलती है आपकी एल्पीसोल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, सतही जल संसाधनों के रूप में प्रचलित लिमान पद्धति सिंचाई, कौन सी पद्धति? लिमान पद्धति सिंचाई किस देश में की जाती है? आपकी ईरान में की जाती है, फ्रांस में की जाती है, रूस में की जाती है, या ऑस्ट्रेलिया में की जाती है? तो ये की जाती है रूस के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सतही जल संसाधनों में जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक संभाव्य क्षमता किस महाद्वीप की है? जो सर्वाधिक जल संभाव्य क्षमता है वो किस महाद्वीप की है, ये मैं बताना है। ऑस्ट्रेलिया की, एशिया की, या यूरोप की, अफ्रीका की? जो जल विद्युत उत्पादन की क्षमता बताना है हमें। तो ऑस्ट्रेलिया की, एशिया की, यूरोप की, अफ्रीका की? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अफ्रीका की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोबल रिपोर्ट 2020, कौन सी रिपोर्ट? ग्लोबल रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के कुल क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है? इस रिपोर्ट में बताती है आपकी ग्लोबल रिपोर्ट 2020 कि विश्व के कुल क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। 17% पर है, 23% पर है, या 29% पर है, या 31% पर है? तो 23 का आंसर क्या होगा जाएगा 31%। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ग्लोबल रिपोर्ट 2020, देखो ग्लोबल रिपोर्ट 2020 का दूसरा क्वेश्चन है के अनुसार विश्व में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र पाया जाता है। आपकी प्रतिवर्ती व्यक्ति है वन क्षेत्र पाया जाता है 0.32 हेक्टेयर, या 0.52 हेक्टेयर, 1.16 हेक्टेयर, या 1.61 हेक्टेयर? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र पाया जाता है ग्लोबल रिपोर्ट 2020 के अनुसार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या था आपका, विश्व में संरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस महाद्वीप में है? कौन से महाद्वीप में है? कौन से वनों का? सुरक्षित वनों का। और कैसा पूछा आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल किस महाद्वीप का है? यूरोप में है, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, एशिया में? तो 25 का आंसर हो जाएगा जो आपका दक्षिण अमेरिका है, वहाँ पर संरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 26 क्या आया था आपका? देखो 26 आया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की नहीं है? जो आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार है उनकी नहीं है, ये मैं बताता था। वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये तो आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहारों की विशेषता है। एक ऐसे वृक्षों की एक साथ उपलब्धता के कारण इनका आर्थिक दोहन अधिक, देखो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों इनका आर्थिक दोहन अत्यधिक नहीं हुआ है, तो आपका ये गलत हो जाएगा आपका खत्म। और मैं क्या बचा था, सही वनों की नहीं है विशेषता, तो ऑप्शन नंबर 2 इसकी विशेषता नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इन वनों में पृथ्वी के फेफड़े और कार्बन सिंक कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनको क्या बोला जाती है? पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है, या कार्बन सिंक भी कहा जाता है इनको। ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर कथन। इन वनों में सिनोकोना, आबनुस, महोगनी, रोजवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो सिनोना वृक्ष पाया जाता है, एक आबनुस वृक्ष पाया जाता है, यहाँ पर महोगनी वृक्ष भी पाया जाता है, रोजवुड वृक्ष भी है। एक वन किस के प्रकार के वन है? आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है।
तो इसका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 से 20 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाहर वनों की उपस्थिति का क्षेत्र है? जो कौन से हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाहर वनों की उपस्थिति का क्षेत्र है, ये मैं बताना था 27 के अंदर। तो यहाँ पर देखो दक्षिण पश्चिमी एशिया में तो आपके उष्णकटिबंधीय सदाहर वनों की उपस्थिति क्षेत्र नहीं है, तो पहला तो नहीं होगा आपका। न्यू गिनी द्वीप में है, कांगो एवं अमेजन बेसिन में भी है, मध्य अमेरिका, पनामा और कोस्टारिका में भी उष्णकटिबंधीय सदाहर वनों की उपस्थिति का क्षेत्र है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? पंपास, पेरी या कैंटरबरी या सवाना? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा नहीं है भाई? ये नहीं है आपका ऑप्शन नंबर 4 सवाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। क्या करना है हमें? सम्मिलित करना है। प्रमुख क्षेत्र दे रखे और उनके पाई जाने वाली वनस्पति दे रखी है कि इस क्षेत्र में ये वनस्पति पाई जाती है, ये मैं बताना था। 29 के अंदर कैलिफोर्निया में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? कैलिफोर्निया में चेपरेल वनस्पति पाई जाती है। 3 आएगा, तो 3 आएगा, तो यहाँ पर देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। दक्षिणी अफ्रीका में कौन सी पाई जाती है? फिनबस पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? आपकी फिनबस पाई जाती है। तो इसमें 4 आएगा, इसमें 1 दे रखा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये करने का सही तरीका यही होता है कि आपको ऑप्शन को काटते जाओ। चिली का क्या हो जाएगा आपका? चिली का हो जाएगा आपका मेटोरल। भूमध्य सागर क्या हो जाएगा आपका? माँ की वनस्पति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से असुम्मिलित कथन को छाटिए। निम्नलिखित में से क्या छाड़ना हमें? असुम्मिलित कथन को छाड़ना है। कौन सा असुम्मिलित है यह बताना था हमें 30 के अंदर। दक्षिणी अफ्रीका में कौन सी घास पाई जाती है? डाउन्स घास पाई जाती है। बिल्कुल राइट है या गलत है? तो आपके दक्षिण अफ्रीका में आपकी डाउन्स घास नहीं पाई जाती है, तो ये तो आपका असुम्मिलित कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। हंगरी है, हंगरी में पुस्टाज पाई जाती है। ब्राजील में पंपास घास पाई जाती है। वेनेजुएला में लानोस घास पाई जाती है। ये तीनों से ये भी नीचे वाली उपला आपका डाउन्स घास दक्षिण अफ्रीका में नहीं पाई जाती। तो कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर आप कमेंट में दें, कमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 का था का किन वनों को टेगा या बोरेल वनों के नाम से जाना जाता है? कौन से वन है जिनको टेगा या बोरेल वनों के नाम से जाना जाता है? टुंड्रा वन है, या शीतोष्ण कौनदारी वन है, मानसूनी वन है, या वर्षा वन है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 शीतोष्ण कौनदारी वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। वृक्षों की उपस्थिति की अंतिम सीमा व्यक्त करती है। जो वृक्षों की उपस्थिति है उसकी अंतिम सीमा है वो किसको व्यक्त करती है? टेबल लाइन को करती है, या स्लो लाइन को करती है, आइसो लाइन को करती है, या आइसो नेप को करती है? तो अंतिम सीमा व्यक्त करती है वृक्षों की उपस्थिति, वो व्यक्त करती है आपकी टेबल लाइन को। किसको करती है? टेबल लाइन को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो अंतिम सीमा को व्यक्त करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया था आपका? किस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में अभाव पाया जाता है? तो कौन सी प्रकार की वनस्पति है जिसमें आपकी जो पड़ती हुई है ये आपका उत्तरी गोलार्ध है ऊपर का, ये नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें अभाव पाया जाता है, यानी यहाँ पर ये वनस्पति नहीं पाई जाती है। शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति तो ये भूमध्य रेखा बीच से गुजरती है, तो वनस्पति भी पाई जाएगी। 33 में बोरेल वन नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? बोरेल वन नहीं पाए जाते। अभी देखा था आपका बोरेल वन कौन से थे आपके शीतोष्ण कौनदारी वन को बोला जाता है। शीतोष्ण कौनदारी वन अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, मैंने पढ़ा था, याद ही नहीं कौन सा था। 31वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका बोरेल वन शीतोष्ण कौनदारी वन है, ये आपके दक्षिण गोलार्ध में नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। सेल्वा वनस्पति की अवस्थिति है। कौन सी वनस्पति की? सेल्वा वनस्पति है, इसकी अवस्थिति कौन सी है यह मैं बताना था। अमेजन बेसिन, डेन्यूब बेसिन, मिसिसिपी बेसिन, या मरे डार्लिंग बेसिन? तो ये मरे डार्लिंग बेसिन तो कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो 34 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 34 में आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में क्या अमेजन बेसिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। उष्ण कटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का व्यवसायन दोहन अधिक विकसित क्यों है यह मैं बताता। विभिन्न जातियों के वृक्षों के कारण? 35 का नहीं। सरल परिवहन के कारण? नहीं। समान जातीय वृक्षों की उपलब्धता के कारण? किसी कारण? समान जातीय वृक्षों की उपलब्धता के कारण उष्ण कटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का व्यवसायिक दोहन अधिक विकसित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36।
36 क्या आता है आपका, देखो निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है हमें, प्रमुख वृक्ष दे रखे और उसका उत्पादन दे रखा है, उत्पाद उस वृक्ष को किसका उत्पाद होता है ये मैं बताना था 36 के अंदर। तो देखिए आपका दे रखा है गट्टा पर्चा वृक्ष है। गट्टा पर्चा वृक्ष से क्या बनता है आपका, प्राकृतिक रबड़ बनता है। क्या बनता है आपका, प्राकृतिक रबड़ बनता है। तो 4 आएगा। तो देखो 4 कौन से में, तो ये पहले में नहीं है, दूसरे में है और तीसरे में नहीं है। दो तो कैंसिल हो गया आपके, 2 ऑप्शन बचे 36 के। कार्नोबा ताड़ वृक्ष है। कार्नोबा ताड़ वृक्ष से क्या बनता है आपका, प्राकृतिक मोम बनता है। क्या बनता है आपका, प्राकृतिक मोम। तो 3 आएगा, इसमें 1 है, इसमें 1 है, देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चाको ग्रान चोको, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, टेनिन आ जाएगा। जपेटा या स्पोडिला प्रमुख वर्ग से इससे क्या मिलता है आपका, चिकिल बनता है। और मुझे नहीं पता चिकिल क्या होता है, बाकी 3 का तो नाम सुना हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। ग्रान चाको चारागाह मुख्यतः पाए जाते हैं। कौन सा चाको, ग्रान चाको चारागाह है वो मुख्यतः पाए जाते हैं अंगोला, अर्जेंटीना, सूडान या रुग्वे। तो आपका 37 का आंसर हो जाएगा कौन सा देश में पाए जाते हैं, ये अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं। कौन सी, ग्रान चाको। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। फिर अर्जेंटीना वहाँ का देश है, सबसे बड़ा देश। ब्राजील वहाँ का सबसे बड़ा देश। तो विश्व में लोह एस के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। विश्व में लोह एस के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है ये मैं बताना है। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, रूस है या चीन है। तो 38 में आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोह एस के उत्पादन में देश अग्रणी है, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 क्या आता है आपका, विश्व में मैग्नीज की सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। विश्व में मैग्नीज की सर्वाधिक भंडार किस देश में पाए जाते हैं ये मैं बताना था। चीन में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, गेबोन में पाए जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को हमें सम्मिलित करना है 40 के अंदर। फिर से प्रमुख देश दे रखे और मैग्नीज उत्पादन दे रखा है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो उत्पादन क्षेत्र है यानी दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र कौन सा है ये दे रखा है। प्रमुख देशों की प्रमुख क्षेत्र दे रखे हैं जहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन होता है और मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन अभी हमने पढ़ा दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर होता है। तो यहाँ पर देखो दक्षिण अफ्रीका दे रखा है, पहला ही ऑप्शन आपका दक्षिण अफ्रीका दे रखा है। तो दक्षिण अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है मैग्नीज का, ये हमें बताना है। तो देखो 40 में पहला में क्या जगह नसूता शहर है। नसूता शहर कहाँ का आपका, दक्षिण अफ्रीका का शहर है। तो ऑप्शन नंबर 4। तो 4 देखो 1 में आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी नीचे वाला देख लिया। दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका का देखो कौन सा शहर है आपका, पोस्ट मार्सबर्ग। पोस्ट मार्सबर्ग है वो आपका दक्षिण अफ्रीका का शहर है। तो ये कौन सा आ जाएगा, 3। तो 3 देखो 2 में आ रहा है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 और 4 में देखते हैं। घाना देश का नसूता है, जो मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है कौन सा है, नसूता। तो 4 आएगा, इसमें 2 1 आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्जिया कौन सा क्षेत्र है आपका, चियातुरा है। कौन सा है आपका, चियातुरा जो मैग्नीज उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है जॉर्जिया का। गेबोन का आपका मोआंडा है। तो आपका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 4 40 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित करना था हमें। प्रमुख देश दे रखे और तांबा उत्पादन क्षेत्र दे रखा। क्या दे रखा था, प्रमुख देश और तांबा उत्पादन। बार क्या पूछा था हमें, मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र, अब पूछा हमें तांबा उत्पादन क्षेत्र। देखो काको देश है। काको देश का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका, लियोपोर्डविले। कौन सा आपका, लियोपोर्डविले। 3 देखो 3 1 में है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा है, देखो कनाडा में सडबरी है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन सा आपका, ब्यूटी हिल है। और जाम्बिया में कौन सा आपका, रोना एंटीलोप क्षेत्र है वो तांबा के उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। और भारत में अपना राजस्थान में कौन सा आपका, खेतड़ी झुंझुनू वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। फिर से आगे अपना निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित आया, प्रमुख देश आए अपने और प्रमुख खनिज है। आपके पास प्रमुख देश दिए और प्रमुख खनिज दिए कि निकिल है। निकिल कौन से देश का प्रमुख खनिज है, कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ये हमें पूछा गया है। तो 42 में क्या हो जाएगा, देखो निकिल है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहाँ पर, इंडोनेशिया में। 3 आएगा तो 3 में दे रखा तो पहला तो कैंसिल हो जाएगा। टिन है, टिन किस में पाया जाता है आपका, चीन के अंदर। टिन सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है। तो 4 देखो इन दोनों में 4 नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 42 का।
बॉक्साइट है, बॉक्साइट किस में आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और तांबा चिली के अंदर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से असममित कथन का चयन करना है। असममित कौन सा है हमें 43 में ये बताना था हमें। खनिज क्षेत्र दे रखे प्रमुख खनिज, देखो रुस्तेनबर्ग है, क्रोमियम में पाया जाता है, यहाँ पे बिल्कुल राइट है। किंता है, किंता में टिन पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। गो है, गो में बॉक्साइट पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और चे आहुआ है, और टंगस्टन नहीं पाया जाता चे आहुआ में, ये गलत हो जाएगा आपका प्रमुख खनिज। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असममित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके सत्य कथन का चयन करना है हमें। सत्य कथन कौन सा ये बताना था हमें। तो देखिए पहला कथन क्या दे रखा है हमें, तांबा के सर्वाधिक जमाव एंडीज पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। जो तांबा है, तांबा की सर्वाधिक जमाव है वो एंडीज पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, एंडीज पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, बिल्कुल राइट है। कटका पठार मैग्नीज उत्पादन के प्रसिद्ध है। कटका पठार है वो मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये आपका गलत है कथन है। चौकी कमाटा है, चूंकि कामाटा है तांबे की सबसे बड़ी खान है। तांबे की सबसे बड़ी खान कौन सी है आपकी, चूंकि कामाटा है। तो ये आपका सही है बिल्कुल, तांबे की सबसे बड़ी खान भी यही है, चूंकि कामाटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कथन पूछा था तो 1 और 3 सत्य हो जाएगा। 1 और 3 सत्य हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में 1 और 3 है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या आपका। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कोला क्षेत्र दे रखा है और प्रमुख देश दे रखे हैं हमें। डोनबास क्षेत्र है, वो डोनबास कोला क्षेत्र है, वो किस देश का है। तो 45 में देखो क्या आ जाएगा आपका, यूक्रेन का है। डोनबास क्षेत्र किसका है, यूक्रेन का। यूक्रेन अभी चर्चा में है ही, अपना युद्ध बार रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। कारागेंडा, कारागेंडा किसका है आपका, कजाकिस्तान से है। सार्कसनी यह किससे संबंधित है आपका, जर्मनी से। और कुजबास है, ये रूस का प्रमुख क्षेत्र है, रूस देश का प्रमुख क्षेत्र है कुजबास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोला क्षेत्र के संबंधित देश पूछे थे और कोला क्षेत्र दे रखे थे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्लाइड घाटी प्रसिद्ध है, कौन सी घाटी, क्लाइड घाटी है वो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये मैं पूछा गया था। लोहेस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन क्षेत्र के कारण प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन क्षेत्र के कारण प्रसिद्ध है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका, कोयला उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है के कारण प्रसिद्ध है कौन सी, क्लाइड घाटी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए कॉमेंट में आंसर दीजिए, क्लाइड घाटी कहाँ पर स्थित है, कौन से देश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। विश्व में कोक कोयले का अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र है, कौन से कोयले का, कोक। कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। उसमें कोयले का अधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा आपका, यह मैं पूछा है। ब्रोकन हिल ऑस्ट्रेलिया, साइलेशिया पोलैंड, क्रुक्स रूस, या किर्वावोयर रोक यूक्रेन। तो कौन सा क्षेत्र है कोयले का अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका साइलेशिया पोलैंड है देश है, उसका क्षेत्र है आपका साइलेशिया, वहाँ पर कोयले का अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48। असम्मिलित कथन का चयन करना में खनिज क्षेत्र दे रखे और प्रमुख खनिज दे रखे। तो देखो कौन सा असम्मिलित हो जाएगा ये मैं बता। तुला है, कोयला का प्रमुख खनिज है, बिल्कुल इस तुला क्षेत्र में क्या उत्पादन किया जाता है, कोयला उत्पादन किया जाता है, बिल्कुल राइट क्षेत्र है ये। गांवर में पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, प्रमुख खनिज है गांवर क्षेत्र का, पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, बिल्कुल राइट। व्यूवर लॉज है, यहाँ से यूरेनियम उत्पादन किया जाता है, बिल्कुल राइट है। सडबरी, सडबरी से आपका लोहा का उत्पादन नहीं किया जाता, आपका यह असम्मिलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सडबरी अभी ऊपर आया था, हमने क्वेश्चन किया है सडबरी का, मुझे याद आ रहा है थोड़ा। तो आप देखिए कौन सा था वो, कौन सा प्रमुख खनिज है इस क्षेत्र का, यह आप बताइए कमेंट में ताकि आपको भी याद हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से सम्मिलित कथन का चयन कीजिए। तो क्या दे रखा है हमें, खनिज क्षेत्र दे रखा है और प्रमुख खनिज दे रखा है। तो जो कारागेंडा है वो कोयला का प्रमुख क्षेत्र है, बिल्कुल राइट है। वीपा वाइपा मैग्नीज का क्षेत्र नहीं है। मिनास गेरास है वो बॉक्साइट का क्षेत्र नहीं है। नोरंदा और रोयुन है वो तांबा की प्रमुख क्षेत्र है। तो आपका सही सम्मिलित कौन से हो गए, सही सम्मिलित पूछा था सम्मिलित कथन, तो 1 और 4 सही आपकी सम्मिलित है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 4 कौन से में, देखो 1 और 4 ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार किस देश के में है। जो पेट्रोलियम है इसके सर्वाधिक भंडार किस देश में, ये मैं बताना था। सऊदी अरब में, ईरान में, या इराक में, वेनेजुला में। तो किसमें आपके, वेनेजुला में है। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पेट्रोलियम उत्पादन और प्रमुख देश दे रखे, क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र दे रखा है, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और प्रमुख देश दे रखा है।
बुरहान पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है वो किस देश का है? वो है आपका कुवैत का। किसका है? कुवैत का। 4 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बच्चा 1 और 3। फिर कौन सा आएगा? ग्रोजनी। ग्रोजनी पेट्रोलियम क्षेत्र है वो किस देश का है? ये मैं बता रहा था, तो ये है आपका रूस का ग्रोजनी। 3 आएगा, इसमें 2 दे रखा है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मस्जिद सुलेमान है वो किसका हो जाएगा? ईरान का। और घावर है वो किसका हो जाएगा? सऊदी अरब का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कनाडा है, कजाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है। तो 52 में आपका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार कहाँ पर? आपके कजाकिस्तान के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। लोएस्क क्षेत्र दे रखे, क्या दे रखे? लोएस्क क्षेत्र दे रखे, वो प्रमुख देश रखे। हेम्सले है, लोएस्क क्षेत्र है, हेम्सले खान है जो आपके लोएस्क क्षेत्र से संबंधित है, वो किस देश से संबंधित में स्थित है? ये मैं बताना था 53 में। तो वो स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हेम्सले 3 आएगा। तो 3 देखो 2 में दे रखा है और 4 में दे रखा है, तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा। क्रुक्स है, क्रुक्स कौन से देश में लोएस्ट क्षेत्र है? रूस के अंदर है। किरवा वो रोग है वो कौन से क्षेत्र में? आपके यूक्रेन में, अभी पढ़ा था हमने। कैलीवेयर कहाँ पर? आपका स्वीडन के अंदर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 क्या है आपका? देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 54 आपका निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, ये मैं बताना था 54 के अंदर। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका मिडलैंड्स औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पेंसिल्वेनिया प्रदेश, कैनवा घाटी प्रदेश, सिनसिनाटी इंडियानापोलिस प्रदेश, या तो कौन सा औद्योगिक प्रदेश है जो आपका अमेरिका का नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 मिडलैंड्स औद्योगिक प्रदेश है, ये आपका यूएसए का नहीं है। ठीक है, ये याद रखना आप। भाई कहाँ का है ये आप कमेंट में बताएंगे ताकि आपको भी याद हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सी विशेषता है न्यूलैंड इंग्लैंड प्रदेश को उपयुक्त औद्योगिक अवस्थिति प्रदान करती है? किसको? न्यू इंग्लैंड प्रदेश को उपयुक्त औद्योगिक अवस्थिति प्रदान करती है। कौन सी विशेषता है? आर्द्र एवं उष्ण जलवायु? नहीं। यूरोपीय आवर्जन वर्जन, द्रुतगामी नदियों द्वारा विद्युत उत्पादन, ये भी आपका करता है। परिवहन मार्गों का उत्तम विकास, ये आपके न्यू इंग्लैंड प्रदेश को उपयुक्त औद्योगिक अवस्थिति के लिए निम्न विशेषताएं कौन सी आपकी? यूरोपीय आवर्जन, द्रुतगामी नदियों द्वारा विद्युत उत्पादन, परिवहन मार्गों का उत्तम विकास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। बोस्टन और मेरीमेक प्रदेश किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? कौन कौन सी? एक तो बोस्टन और एक मेरीमेक प्रदेश है, वो किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? इरी न्यूयॉर्क प्रदेश में, न्यू इंग्लैंड प्रदेश में, दक्षिणी एप्लेशियन प्रदेश में, सैन फ्रांसिस्को प्रदेश के अंदर। तो आपको बोस्टन और मेरीमेक प्रदेश है वो स्थित है आपके न्यू इंग्लैंड प्रदेश के अंदर। कहाँ पर स्थित है? न्यू इंग्लैंड प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। 57 पूछा गया था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? जो आपका यूएसए है उसकी औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? जैसे आपकी भारत की औद्योगिक राजधानी जैसे मुंबई को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आपकी मुंबई को कहा जाता है। उसी प्रकार आपके संयुक्त राज्य यानी यूएसए की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? न्यू इंग्लैंड को कहा जाता है, न्यूयॉर्क को कहा जाता है, शिकागो को कहा जाता है, या डेट्रॉइट को कहा जाता है। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 न्यूयॉर्क को कहा जाता है। सबसे बड़ा शहर भी कौन सा आपका? न्यूयॉर्क है अमेरिका का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या आता है आपका? मिलवाउकी शिकागो डेट्रॉइट नगर उद्योग किस औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र है? दक्षिणी पेनिसिल्वेनिया प्रदेश, मिशिगन झील प्रदेश, मध्य अंध महासागरीय प्रदेश, न्यूयॉर्क प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिलवाउकी शिकागो डेट्रॉइट नगर उद्योग प्रदेश है वो आपके मिशिगन झील प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मिशिगन झील प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या आता है आपका? विश्व का जंग कोटारा, विश्व का जंग का कोटारा, जो आपका जंग का कटोरा है, किस औद्योगिक प्रदेश को कहते हैं? ये हमें बताना है आपका। पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश को कहते हैं, लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश को कहते हैं, डेट्रॉइट औद्योगिक प्रदेश को कहते हैं, या मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश को कहते हैं। तो आपका जंग का कटोरा है कौन सा? आपका जंग का कटोरा किस प्रदेश को बोला जाता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश को। किसको बोला जाता है? पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश को।
औद्योगिक प्रदेश को बोला जाता है जंगा कटोरा। ठीक है, पेट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश को बोला जाता है जंगा कटोरा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ स्थित है? किसकी मंडी? मांस की मंडी पूछी हमें। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहाँ पर स्थित है? मांस मंडी आपके लंदन में स्थित है, शिकागो में है, न्यू इंग्लैंड में है या ओसाका के अंदर है? तो ये आपकी शिकागो के अंदर है। कहाँ पर स्थित है? शिकागो के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उपयोग करके उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में प्रदेश दे रखे हैं, सूची सेकंड में उद्योग दे रखे हैं। ठीक है, वाशिंगटन है, वाशिंगटन का है, रंगाई छपाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसके अंदर। अल्बेनी है, अल्बेनी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपके कागज उद्योग के लिए अल्बेनी प्रदेश है वो प्रसिद्ध है। शिकागो गेरी, शिकागो गेरी तो देखो शिकागो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपकी मांस के लिए प्रसिद्ध है। और शिकागो गेरी है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपके? तो ये हो जाएगा आपका इस्पात उद्योग के लिए। और बोस्टन है, बोस्टन अभी पढ़ा था हमने, ऊपर आया था, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश ब्रिटेन के पश्चिम किनारे पर स्थित नहीं है? जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन के पश्चिम किनारे पर स्थित नहीं है, ये मैं बताना था औद्योगिक प्रदेश। जो आपके लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश, कम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश, उत्तरी वेल्स औद्योगिक प्रदेश, ये तो आपके पश्चिम किनारे पर स्थित है आपकी ब्रिटेन के। लेकिन आपके नॉर्थ ब्रनलैंड औद्योगिक प्रदेश है वो पश्चिम किनारे पर स्थित नहीं है। यह प्रदेश आपके पश्चिम किनारे पर स्थित नहीं है, नॉर्थ ब्रनलैंड औद्योगिक प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो नगर दे रखे हैं और उद्योग दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो आपका ग्लासगो है, ग्लासगो आपका इस्पात और जलायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल राइट है। एडिनबर्ग और डंडी है वो मांस और चमड़ा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। मांस के लिए तो कौन सा पढ़ा था भाई? अभी हमने पढ़ा था शिकागो, शिकागो मांस के लिए प्रसिद्ध है। चमड़ा उद्योग के लिए एडिनबर्ग नहीं, तो हमें असम्मिलित नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। लंकाशायर आपके सूती वस्त्र उद्योग के लिए अभी पढ़ा था हमने लंकाशायर। और ये आपके कहाँ पर है? लंकाशायर आपकी ब्रिटेन के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, पश्चिमी किनारे पर। सेल्फीड है वो छुरी कैंची उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? छुरी कैंची उद्योग के लिए। ये भी आपका बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर क्या बचा था? सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, मैनचेस्टर लिवरपूल ओल्डहम ब्रिटेन के किस औद्योगिक प्रदेश का भाग है? देखो नॉर्थम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश का भाग है या लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश का भाग है? तो ये आपके लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश का भाग है। मैनचेस्टर लिवरपूल और ओल्डहम है औद्योगिक प्रदेश, ये आपकी लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश के भाग है जो ब्रिटेन की पूरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। नॉर्थम्बरलैंड कहाँ पर है? आपका पूर्वी किनारे पर स्थित, सॉरी पश्चिमी किनारे पर स्थित नहीं है। अभी क्वेश्चन आया था ऊपर, पश्चिमी किनारे पर नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? आपके ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, ये पूछा था आपका 65 में। देखो कैंटन औद्योगिक प्रदेश आपका ग्रेट ब्रिटेन में स्थित नहीं है। सेंट्रल मैसिप औद्योगिक प्रदेश भी सेंट्रल जो आपका ग्रेट ब्रिटेन में स्थित नहीं है। और लेनिनग्राड औद्योगिक प्रदेश भी आपका ग्रेट ब्रिटेन में स्थित नहीं है। कौन सा आपका ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश है वो आपका ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। 65 का आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 4। और ब्रिस्टल में आपके राजा राममोहन राय की समाधि में स्थित है, ये भी याद रख लेना, जीके से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, मर्सी घाटी लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश। देखो आपका ये लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश है, कहाँ पर है? ब्रिटेन के अंदर है। ठीक है, ये तो आपका पता हो गया। और मर्सी घाटी है वो किस हेतु प्रसिद्ध है? आपकी कृत्रिम रबर के लिए, मशीनी औजार के लिए, रसायन उद्योग के लिए या जलपोत निर्माण के लिए? तो ये प्रसिद्ध आपकी जलपोत निर्माण के लिए। कौन सी? मर्सी घाटी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 क्या है आपका? फैक्ट्रियों के चिमनियों द्वारा निकलने वाले धुएं के कारण, जो आपका चिमनियों से धुएं निकलता है उसके कारण ब्रिटेन की किस औद्योगिक प्रदेश में ब्लैक कंट्री कहा जाता है? कौन सा औद्योगिक प्रदेश है जिसको ब्लैक कंट्री कहा जाता है? उत्तरी वेल्स क्षेत्र नहीं, दक्षिणी वेल्स क्षेत्र नहीं, लंदन क्षेत्र नहीं, मिडलैंड क्षेत्र। किसको कहा जाता है? आपका जो मिडलैंड क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? आपका ब्लैक कंट्री कहा जाता है। तो ब्रिटेन का इस औद्योगिक प्रदेश को ब्लैक कंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से फैक्ट्रियों से चिमनी द्वारा निकलने वाले धुएं के कारण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या है आपका? मिलान एवं तुरीन मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ स्थित है? कौन सा आपका जो आपका मिलान और तुरीन है मोटर गाड़ी उद्योग वो कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है, जर्मनी में स्थित है, ब्रिटेन में या इटली के अंदर? तो इसमें कहाँ पे स्थित है? ये आपका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर 4। कहाँ पर है? इटली के अंदर स्थित है। मनोलिना प्रसिद्ध है इटली की प्रधानमंत्री, काफ़ी बार देखा होगा आपने रील वगैरह में। ऐसे इटली के देश ऐसे। निम्न में से कौन सा फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? निम्न में से कौन सा फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? यह मैं बताना था आपका। सेंट्रल मैसिप औद्योगिक प्रदेश,
कुंजबास औद्योगिक प्रदेश, कैंटन औद्योगिक प्रदेश और सेक्शन औद्योगिक प्रदेश। तो 69 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सेंट्रल मैसिव औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम। 70 है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में नगर और केंद्र दे रखे, सूची सेकंड में उद्योग दे रखे। देखो आपका लिलिया नगर है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लिलिया नगर है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो आपके है सूती वस्त्र के लिए। तो 2 हो जाएगा आपका। देखो 2 में दे रखा, पहला कैंसिल हो जाएगा और चौथा कैंसिल हो जाएगा। रूबी है, रूबी किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? रूबी प्रसिद्ध है आपके उन्नी वस्त्र के लिए, तो 3 आएगा। तो इसमें भी देखो आपका 1 दे रखा है, इसमें 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। रॉकफोर्ट है, रॉकफोर्ट किसके लिए प्रसिद्ध है आपके? उद्योग, पनीर उद्योग है। और लिम्बोगेज शहर है आपका, नगर है, वो किस उद्योग के लिए? आपके पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म जो सही सम्मिलित नहीं है? उद्योग केंद्र दे रखे हैं और उद्योग दे रखे हैं। हमें क्या दे रखे हैं? उद्योग केंद्र और उद्योग दे रखे हैं। टोलोज है वो वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। और बार्डियाक्स है वो साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। मार्सिली है वो तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लियोन्स है वो रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। लियोन्स और मार्सिली फ्रांस के किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? जो आपका अभी पढ़ा हमने मार्सिली जो तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वो फ्रांस के किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है, ये मैं बताना है आपका। पिरेनीज औद्योगिक प्रदेश के अंदर नहीं, रोन साउन औद्योगिक प्रदेश के अंदर, सेंट्रल मॉइसिप औद्योगिक प्रदेश के अंदर नहीं, लोरेन औद्योगिक प्रदेश नहीं। तो किस में स्थित है आपके? रोन साउन औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। कौन सा आपका? लियंस और मार्सिली फ्रांस की किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? रोन साउन औद्योगिक प्रदेश। और किसके लिए आपकी मार्सिली प्रसिद्ध है? आपका लियोन्स। तो रियोल तो आपके रेशम वस्त्र के लिए, और मार्सिली वो किसके प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। सैलगाठी एवं फ्रेंच फ्लेडर्स में मुख्यतः कौन से उद्योग विकसित हुआ है? वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, शराब उद्योग, इस्पात उद्योग। तो इसके में हुआ आपका वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश विशेषतः इस्पात उद्योगिक हेतु प्रसिद्ध है? जो आपका इस्पात उद्योगिक हेतु प्रसिद्ध है वो प्रदेश बताना था हमें औद्योगिक। तो इसका देखो आपका पेरिस औद्योगिक प्रदेश नहीं, पेनरीज औद्योगिक प्रदेश नहीं, कौन सा आपका? लोरेन औद्योगिक प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से किस औद्योगिक केंद्र को एरोस्पेस वैली कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एरोस्पेस वैली कहा जाता है। लोरेन क्षेत्र को, नैन्सी क्षेत्र को, लिमोगेज क्षेत्र को, या टोलू क्षेत्र को? तो एरोस्पेस वैली है वो कहा जाता है आपका टोलू क्षेत्र को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76। लोम्बार्डी एवं लिगुरिया औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? कौन सा है? तो लोम्बार्डी और लिगुरिया औद्योगिक प्रदेश है वो किस देश में स्थित है? पोलैंड में स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है, इटली में स्थित है, या रूस में स्थित है? तो चिंतन का आपका आंसर हो जाएगा इटली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। विश्व का छोटा मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जो विश्व है विश्व का छोटा मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ब्रुसेल्स को कहा जाता है, लोटस को कहा जाता है, ग्लास को कहा जाता है, ओसबर्ग को कहा जाता है। स्वतंत्र में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोटस को कहा जाता है छोटा मैनचेस्टर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या आपका? रूस के औद्योगिक प्रदेश को पूर्व से पश्चिम की क्रम व्यवस्थित करना है। रूस के जो औद्योगिक प्रदेश दिए हुए हैं और उन्हें पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 78 में देखिए आपका सबसे पहले क्या आएगा? आपका सबसे पहले आएगा कुजबास औद्योगिक प्रदेश। सबसे पूर्व में क्या आपका? कुजबाग औद्योगिक प्रदेश। और फिर कौन सा आपका? यूराल औद्योगिक प्रदेश। कौन सा है? यूराल औद्योगिक प्रदेश। फिर 3 नंबर पर कौन सा आ जाएगा आपका? मास्को तुला औद्योगिक प्रदेश। और 4 नंबर पर आ जाएगा आपका लेनिन ग्रांड औद्योगिक प्रदेश। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4, 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79। इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो आपका सही सम्मिलित नहीं है, ये मैं बताना था। नागोया वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मितागा आपका वायुयान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। और याकोहामा आपके जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। लेकिन चिबा क्षेत्र है, चिबा आपके पेट्रोलियम शोधन के लिए सही सम्मिलित नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80। यावता तोबाता किस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख नगर है? जो आपका यावता और तोबा रहता है किस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख नगर है, ये मैं बताना था। तो ये थे आपके किता क्यूशु औद्योगिक प्रदेश। ये शायद जापान के औद्योगिक प्रदेश है। क्यूशु द्वीप है वो कहाँ पर आपका? जापान के अंदर ही। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 सॉरी 81।
इनमें से कौन से क्षेत्र में चीन सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन होता है? जो चीन का सूती वस्त्र उद्योग है उत्पादन सर्वाधिक होता है वो कौन सा क्षेत्र है? बीजिंग में होता है, शंघाई में होता है, नानकिंग में होता है, युहान में? तो ये होता है आपका शंघाई में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोरोरान इस्पात औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? जो आपका मोरोरान औद्योगिक इस्पात औद्योगिक क्षेत्र है वो किस देश में स्थित है? चीन में है, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में? तो ये स्थित है आपकी जापान के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से किस विटल लस्सी ने अपने कृषि प्रदेश का मुख्य आधार नहीं माना है? जो आपका वेट लस्सी है उसने कृषि प्रदेश का मुख्य आधार नहीं माना, वो बताना था हमें। तो देखो, कृषि फसलों एवं पशुपालन पारस्परिक संबंध को माना है, कृषि में पूंजी श्रम सिंचाई में निवेश भी माना है, लेकिन भूमि क्षमता द्वारा कृषि का निर्धारण इसको नहीं माना अपनी मुख्य आधार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किन्होंने नहीं माना? आपका वेट लस्सी ने आपकी भूमि क्षमता द्वारा कृषि का निर्धारण मुख्य आधार नहीं माना है कृषि प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 83। नेक्स्ट, और कृषि उत्पादन में प्रयुक्त तंत्र उपकरण माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। वेट लस्सी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभक्त किया? जो आपके वेट लस्सी वैज्ञानिक है इन्होंने कृषि को कितने प्रदेशों में विभक्त किया है? 13 कृषि प्रदेशों में, 15 कृषि प्रदेशों में, 7 कृषि प्रदेशों में, 11 कृषि प्रदेशों में? तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 13 कृषि प्रदेशों में। जैसे हम देखें राजस्थान को आपके कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? 10 कृषि प्रदेशों में बांटा गया। इसी प्रकार आपके वेट लस्सी ने विश्व को कितने बांटा है? 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से कौन से चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र है? कौन से जो आपका चलवासी पशुचारण है इसके प्रमुख क्षेत्र है, ये मैं बताना था। तो यहाँ पर देखो, उत्तरी अफ्रीका में अरब प्रायद्वीपीय होता हुआ मध्य चीन तक क्षेत्र, बिल्कुल राइट है। यूरोप एवं एशिया में टुंड्रा प्रदेश, ये भी आपका चलवासी पशुचारण का प्रमुख केंद्र है। दक्षिण अफ्रीका व मेडागास्कर द्वीप भी आपके चलवासी पशुचारण का प्रमुख क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका का एंडीज श्रेणी है वो भी आपकी चलवासी पशुचारण के लिए प्रमुख केंद्र है। तो अप्रोच सभी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86। दहन एवं कर्तन कृषि है, क्या पूछा आपका? दहन व कर्तन कृषि है, तो कौन सी होती है दहन और कर्तन कृषि? वो होती है आदिवासियों की जो आपकी आदिकालीन निर्वाह कृषि है उसको बोलते हैं। कौन सी? आदिकालीन निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि है उसको बोलते हैं आपकी दहन व कर्तन कृषि। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87। इनमें से कौन सी विशेषता स्थानांतरित कृषि का नहीं है? तो कौन सी विशेषता है जो आपकी स्थानांतरित कृषि की नहीं है? देखो, फसलों का आवर्तन नहीं होता, ये तो आपका स्थानांतरित कृषि की विशेषता है। मानवीय श्रम एवं पशु शक्ति पर आधारित होती है स्थानांतरित कृषि, ये भी है। खेतों का आवर्तन भी होता है, ये भी आपके स्थानांतरित कृषि की पर आधारित है। लेकिन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका प्रति हेक्टेयर में प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, ये आपका स्थानांतरित कृषि की नहीं है विशेषता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88। इनमें से स्थानांतरित कृषि एवं देशों का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जो आपका स्थानांतरित कृषि और देशों का कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है, ये मैं बताना था। तो थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि होती है उसको क्या बोलते हैं? तरमाई बोलते हैं, तमराई। मध्य अफ्रीका में क्या बोलते हैं? चिल्टेनियन बोलते हैं। वियतनाम में क्या बोलते हैं? वियतनाम में आपकी केंगिन नहीं बोलते। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका स्थानांतरित कृषि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूडान को में नगासू बोलते हैं, नगासू बोलते हैं सूडान के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89। कोमेली व बरबेको नामक स्थानांतरित कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? कौन कौन सी आपकी कोमेली व बरबेको नामक स्थानांतरित कृषि किन देशों में की जाती है? जाम्बिया, मेडागास्कर, मेक्सिको या वेनेजुएला? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेक्सिको में की जाती है कोमेली और बरबेको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन सी विशेषता चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि क्षेत्रों से संबंधित है? कूट द्वारा संयुक्त रकम में चयन करना था। तो देखिए कौन से कूट आपका सही है। सर्वाधिक जल घनत्व वाला क्षेत्र, यस जल तो होना चाहिए आपका, ये तो है। भूमि जोत आकार मध्यम स्तर, ये नहीं है। बाढ़ निर्मित जला मैदान है। और प्रति हेक्टेयर प्रति कृषक उत्पादन अधिक, ये नहीं है। तो आपकी कौन सा कोड सही है? आपका 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91। इनमें से कौन सा क्षेत्र चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में से संबंधित नहीं है? कौन सा क्षेत्र है जो आपके चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि से संबंधित नहीं है, यह बताना था। दक्षिण एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया भी है, पूर्व एशिया नहीं, पश्चिमी एशिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। खुरपी एवं खुदाली संस्कृति किस प्रकार कृषि को कहा जाता है? खुरपी खुदाली जो संस्कृति किस प्रकार कृषि को कहा जाता है? चावल विहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान निर्वाह कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि, व्यापारिक खाद्यान्न कृषि।
तो ये होता है आपकी चावल प्रधान निर्वाह कृषि। मैं तो खुरपी अपनी वो घास खोदने वाली को समझ गया। अपने गाँव में बोला जाता है कि ऐसी सी होती है, देखो ऐसी सी खुरपी, जैसे गोजी निकाली जाती है घर पर, उसको खुरपी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93 क्या है आपका। निम्न में से कौन सी कृषि शुरुआत में औपनिवेशीकरण के दौरान हुई थी? कौन सी कृषि है जो आपके शुरुआत में औपनिवेशीकरण के कारण हुई थी? रोपण कृषि, गैर निर्वाह कृषि, डेयरी कृषि या भूमध्य सागरीय कृषि। तो 93 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या आपका। निम्न में से कौन सी विशेषता रोपण कृषि की है? कौन सी विशेषता है जो आपकी रोपण कृषि की, ये मैं बतानी थी। तो यहाँ पर देखो, अधिक पूंजी निवेश भी है, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी भी है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी है, ये बहुफसली कृषि नहीं है। कौन सी आपकी बहुफसली कृषि आपकी रोपण कृषि विशेषता नहीं है 94 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। इनमें से रोपण कृषि के संदर्भ में कौन सा युग्म असत्य है? असत्य का नाम मैं बताना था रोपण कृषि में। तो पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी फ्रांसीसियों द्वारा होती है, बिल्कुल राइट है। भारत और श्रीलंका में चाय ब्रिटेनवासियों द्वारा, सही होती है आपकी। पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना फ्रांसीसियों द्वारा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना फ्रांसीसियों द्वारा नहीं होता। और फिलीपींस में नारियल एवं गन्ना अमेरिका वासियों द्वारा हुआ था, तो ये आपको बिल्कुल राइट है। तो असंगत का कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? जो आपके ब्राजील है, ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंटा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र बागानी कृषि का नहीं है? कौन सा क्षेत्र है जो आपको बागानी कृषि का नहीं है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र है, वो मध्य रेखीय अफ्रीका क्षेत्र भी आपको बागानी कृषि के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आपका दक्षिणी पश्चिमी एशिया नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 क्या आपका। सूची फर्स्ट को जिसे सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में हमें देश दे रखे, सूची सेकंड में हमें व्यापारिक पशुपालन क्षेत्र दे रखे हैं। तो वेनेजुला है वो किस में आपके व्यापारिक पशुपालन क्षेत्र कौन सा आपका? वेनेजुला देश का। तो 98 में क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका लानोस हो जाएगा। ब्राजील है, ब्राजील में कौन सा हो जाएगा क्षेत्र आपका पशुपालन क्षेत्र? सर्ताओ। और रुग्वे है, रुग्वे में कौन सा हो जाएगा? पंपास। और पेटागोनिया है, पेटागोनिया में कौन सा हो जाएगा? आपका चाको। तो आपका आंसर हो गया 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। दक्षिणी अफ्रीका में व्यापारिक पशुपालन का क्षेत्र क्या कहलाता है? जो दक्षिणी अफ्रीका है इसमें व्यापारिक पशुपालन का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? पेंडा, कारू, हुआ या स्वीटलडेन? तो वो कहलाता है कारू। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100। इनमें से किस क्षेत्र में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है? विस्तृत जो वाणिज्य अनाज कृषि है वो की जाती है, कौन सा क्षेत्र आपका? महाद्वीपों के दक्षिणी पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में नहीं, मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है आपकी वाणिज्य अनाज कृषि। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। इनमें से किस क्षेत्र में व्यापारिक खाद्यान्न कृषि नहीं की जाती? जो व्यापारिक खाद्यान्न कृषि है किस क्षेत्र में नहीं की जाती, ये मैं बताना था। तो आपके अफ्रीका के ट्यूनेशिया में नहीं की जाती, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो, यूरेशिया के स्टेपीज में की जाती है, अफ्रीका के वेल्डेज में की जाती है, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी में की जाती है आपकी व्यापारिक खाद्यान्न कृषि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। वाणिज्य डेयरी कृषि के क्षेत्र, जो आपके वाणिज्य डेयरी कृषि है उसके क्षेत्र कौन से है आपके? तो आपके देखो, उत्तर पश्चिमी यूरोप है, कनाडा है और न्यूजीलैंड एवं तस्मानिया है, लेकिन उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। इनमें से कौन से क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि की नहीं है? कौन से क्षेत्र में भूमध्य सागरीय कृषि नहीं की जाती है वो बताना था हमें। तो आपके दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी भाग में नहीं की जाती, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। इनमें से कौन सी विशेषता बागवानी कृषि से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता है जो बागवानी कृषि से संबंधित नहीं है, ये मैं बताना था। तो इसमें अधिक मुद्रादायनी फसलों का उत्पादन होता है, यह तो होता है भाई। कृषि खेतों का आकार विस्तृत होता है, कृषि खेतों का आकार विस्तृत नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बागवानी कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी आपको गहन श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है बागवानी फसल में, अधिक उर्वरक व उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है आपका बागवानी कृषि में। तो कौन सी संबंधित नहीं विशेषता? ऑप्शन नंबर 2 संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। इजराइल के राजकीय कृषि फर्म क्या कहलाते हैं? जो आपके इजराइल है, इजराइल के जो राजकीय कृषि फर्म है वो क्या कहलाते हैं आपके? वो कहलाते हैं आपके किबुत्ज़। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। इनमें से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि होती है?
किस प्रकार की कृषि है जिसमें आपकी खट्टे रसदार फलों की कृषि होती है? मध्य भूमध्य सागरीय कृषि में क्षेत्र में, रोपण कृषि में, व्यापारिक कृषि में या मिश्रित कृषि में? तो 106 का आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय कृषि है, उसमें आपकी खट्टे रसदार फलों की कृषि होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सी सामूहिक कृषि है? सामूहिक कृषि कौन सी आपकी? कोल, खहोज, चितमीन, सावा या रेचिंग? तो 107 का आंसर हो जाएगा आपका कोल खहोज, जो आपका सामूहिक कृषि पूछा है। क्या पूछा हमें? सामूहिक कृषि। और कौन सी आपकी? कोल खहोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 क्या आपका? उत्तरी अमेरिका में भूमध्य सागरीय कृषि को कहा जाता है। जो उत्तरी अमेरिका है उसमें जो आपकी भूमध्य सागरीय कृषि है उसको क्या कहा जाता है? ये हमें पूछा था आपका। फ्लोरिडा राज्य, मिसिसिपी राज्य, उत्तरी पूर्वी अमेरिका या कैलिफोर्निया? तो क्या कहा जाता है? कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 109 में देखो, कर्नाटक के किस क्षेत्र में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है? कर्नाटक के किस क्षेत्र में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है? आपका विनिपेग में होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से चीन का कौन सा क्षेत्र बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन करता है? मचूरिया क्षेत्र प्रदेश करता है। कौन सा करता है आपका बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन चीन के अंदर? वो करता है आपका मचूरिया प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या पूछा आपको? थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक किसकी है? बेकर की, वेबर की, ऑस्टन लास की या रास्टोन की? तो 111 में आपका आंसर हो जाएगा वेबर की पुस्तक आपकी थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112, न्यूनतम लागत अस्तित्व सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जो आपका न्यूनतम लागत अस्तित्व सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ये पूछा गया था हमें। अल्फ्रेड वेबर ने, ऑगस्ट लॉस ने, E.M. वर्नी या D.M. स्मिथ ने? तो ये आपका न्यूनतम लागत अस्तित्व सिद्धांत है, ये प्रस्तुत किया था आपका अल्फ्रेड वेबर ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, जो आपका अल्फ्रेड वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक पूर्णतः 1 के बराबर हो तो औद्योगिक अस्थिति का सही विकल्प निम्न में से कौन सा होगा? बाजार अस्थिति नहीं होगा, पदार्थ अस्थिति नहीं होगा, मिलन बिंदु अस्थिति नहीं होगा, पदार्थ बाजार इन दोनों के मध्य कोई अन्य बिंदु होगा। तो ये आपके वेबर के अनुसार ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेबर के औद्योगिक अस्थिति के सिद्धांत के बारे में गलत है? कौन सा कथन है जो आपके वेबर के औद्योगिक परिस्थिति सिद्धांत के बारे में असंगत है या गलत है? ये मैं बताना था 114 के अंदर। तो देखो, वेबर ने औद्योगिक के कहा कि अवस्थित होने के बारे में निर्धारित करने के लिए स्थानीयकृत सामग्री के बाहर को और उत्पादन के मध्य अनुपात परिकलन किया था। बिल्कुल राइट है ये। तो उन्होंने इसको सामग्री सूचकांक के रूप में निर्दिष्ट किया। किसके रूप में किया? सामग्री सूचकांक के रूप में निर्दिष्ट किया। ये भी आपका बिल्कुल सही है। यदि सूचकांक 1 से कम है तो अवस्थिति उपभोग के अंदर उन्मुख होगा। यदि सूचकांक है वो आपका 1 से कम है तो अवस्थिति है वो उपभोग के अंदर उन्मुखी होगा। बिल्कुल राइट है। यदि सूचकांक 1 से अधिक है तो अवस्थिति सामग्री उन्मुखी होगी। ये भी आपका राइट है। यदि सूचकांक 1 से अधिक है तो अवस्थिति उपभोग के अंदर उन्मुखी होगा। ये नहीं होगा, 1 से कम होगा। देखो ये अपना कथन 1 से कम है तब आपका उपभोग के अंदर उन्मुखी होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। केवल ई आपका गलत है। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं तो केवल ई, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर पूछा हमें तो केवल ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 115, वेबर पदार्थ सूचकांक का अनुपात संदर्भित करता है। जो आपका वेबर का पदार्थ सूचकांक है वो अनुपात संदर्भित करता है। वो करता है आपका कच्चे माल का भार एवं उत्पाद के भार के मध्य। कच्चे माल का भार और उत्पाद के भार के मध्य आपका सूचकांक अनुपात संदर्भित करता है वेबर पदार्थ का। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116, अल्फ्रेड वेबर ने अपनी अस्थिति त्रिकोण की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस एक शर्त को लगाया था? वो शर्त कौन सी थी? वो शर्त थी आपकी R1 और R2 दोनों नियत और घटता हो, जहां R1 और R2 दो कच्चा माल है। तो आप ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन कारकों को ध्यान में रखा गया? यह बता। तो कौन कौन से कारक को रखा था? देखो, कच्चा माल को रखा गया था, पूंजी को नहीं रखा गया, परिवहन लागत को रखा गया था और बाजार को रखा गया था। तो आंसर हो जाएगा ACD। देखो कौन सा आंसर है? ACD। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, वेबर ने समान परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को क्या कहा? खींची गई रेखा को आइसोकोरोन नहीं आइसोडोपन कहा था। क्या कहा था? आइसोडोपन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 118 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119,
वेबर के अनुसार इनमें से कौन सा कथन शुद्ध पदार्थ के संदर्भ में सही है? शुद्ध पदार्थ के संदर्भ में सही है या मैं बताता हूँ, तो पदार्थ जिसका बाहर उत्पादन प्रक्रिया से नहीं घटता हो वह आपका शुद्ध पदार्थ के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। वेबर ने उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्थिति में किस मान्यता को शामिल नहीं किया? कौन सी मान्यता है जिसको आप वेबर ने शामिल नहीं किया, यह मैं बताना था 120 के अंदर। तो देखो, न्यूनतम परिवहन लागत की अवस्थिति को शामिल किया, श्रम लागत के कारण विचलन को सम्मिलित किया, लेकिन लाभ की सैद्धांतिक सीमा को सम्मिलित नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शामिल नहीं किया, किसको नहीं किया? लाभ की सैद्धांतिक सीमा को सम्मिलित नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। वेबर के अनुसार उत्पादन में कच्चा माल सर्वसुलभ है, तो कारखाने की स्थापना कहाँ होगी? बाजार के निकट, माल स्रोत के निकट, बाजार एवं माल स्रोत के मध्य, या इनमें से कोई नहीं? तो 121 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बाजार के निकट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122। पी सेन गुप्ता ने भारत को कितने आर्थिक प्रदेशों में विभक्त किया? जो आपके पी सेन गुप्ता जी है, उनको आप भारत को कितने आर्थिक प्रदेशों में विभक्त किया है, ये मैं बताना है। तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो, 7 वर्ग में विभक्त किया और 42 मध्यम औद्योगिक प्रदेशों में विभक्त किया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। निम्न में से कौन सा उत्तरी पूर्वी आर्थिक प्रदेश का भाग नहीं है? कौन सा जो आपको उत्तरी पूर्वी आर्थिक प्रदेश का भाग नहीं है? तो 123 में देखो, उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी तो है, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ भी है, लेकिन दार्जिलिंग नहीं है। दार्जिलिंग कहाँ पर आपको? पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर 3 ये पूर्वी भाग में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, 123 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला किस आर्थिक प्रदेश में स्थित है? मध्यवर्ती आर्थिक प्रदेश, उत्तरी मध्यवर्ती आर्थिक प्रदेश, उत्तरी पूर्वी आर्थिक प्रदेश या पूर्वी आर्थिक प्रदेश? तो 124 में क्या आ जाएगा आंसर? पूर्वी आर्थिक प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर है सभी, बोकारो, पश्चिम बंगाल वगैरह, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125 क्या था आपका? निम्न में से कौन से आर्थिक प्रदेश में पी सेन गुप्ता ने सर्वाधिक मध्यम प्रदेशों में विभक्त किया? पश्चिमी आर्थिक प्रदेश में, दक्षिणी आर्थिक प्रदेश में, मध्यवर्ती आर्थिक प्रदेश में, उत्तरी पश्चिम आर्थिक प्रदेश में? तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणी आर्थिक प्रदेश में पी एन सेन गुप्ता ने सर्वाधिक मध्यम प्रदेशों में विभक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। भिलाई इस्पात संयंत्र किस आर्थिक प्रदेश में स्थित है? जो आपका भिलाई इस्पात संयंत्र है वो आपके मध्यवर्ती आर्थिक प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आपका मध्यवर्ती आर्थिक प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में विद्वान दे रखे, सूची सेकंड में नियोजन प्रदेश दे रखे। ठीक है, तो अशोक मिश्रा ने कितने औद्योगिक और कितने मध्यम प्रदेशों में बांटा है, ये दे रखा है हमें। तो यहाँ पर देखो, अशोक मिश्रा है आपका, अशोक मिश्रा, तो इन्होंने कितने बांटा? आपका 7 वर्ग और 44 लघु में बांटा है। प्रकाश राव 7 वर्ग और 51 लघु में, वी नाथ 15 वर्ग एवं 48 लघु में, चंद्रशेखर 13 वर्ग एवं 15 मध्य में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलने पर पाए जाने वाली वनस्पतियों का उचित क्रम है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलते हैं तो पाए जाने वाली वनस्पतियों का उचित क्रम बताना था हमें 128 में। तो कौन सा जगह उचित क्रम? वो जगह आपका देखो, मेगाथर्मल, जीरोफाइट, मेसोथर्मल और माइक्रोथर्मल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 129। प्राचीन औद्योगिक नगर वेस्टफालिया, उल्म एवं ऑग्सबर्ग किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 और ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन। भारत में स्थानांतरित कृषि का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको भारत में स्थानांतरित कृषि है कौन सा सही युग्म सम्मिलित नहीं है? 130 में हमें ये बताना था। तो देखो, मध्य प्रदेश में दहिया और दीपा बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को, बिल्कुल राइट है। आंध्र प्रदेश में पांडा डाबी और बरिंगा बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी राजस्थान में वालराज चिमाता बोलते हैं, बिल्कुल राइट है ये। झारखंड में आपको कोमान और खील नहीं बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, 130 का आंसर। नेक्स्ट देखिए ICT पेडोलॉजी क्वेश्चन। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने का क्रम में शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को क्या चाहिए ये मैं बताता। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृह कार्य देना चाहिए, बिल्कुल राइट। विद्यार्थियों को वाद विवाद में शामिल करना चाहिए, समन्वय परियोजनाएं देनी चाहिए, बिल्कुल राइट है। उपयोग 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगशील अधिगम का परिणाम है? कौन सा जो आपका सहयोगशील अधिगम का परिणाम है यह बताना था हमें। तो देखो, शैक्षणिक उपलब्धि है, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता नहीं है, सामाजिक कौशल है और विविधता का स्वीकार है। तो कोड द्वारा उपयुक्त बताना था। तो 1, 3, 4 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 133। श्रीमती वंदना विज्ञान परियोजना पर सहयोगी
रूप से समूह में कार्य करने के लिए 4-4 के विश्वांगी समूह बनाती हैं। वह प्रत्येक समूह को प्रयोजन के दिशा निर्देश देती है और उन्हें बताती है कि ग्रेड समूह को मिलेंगे, न कि व्यक्तिगत रूप से। इस परिदृश्य को श्रीमती वंदना की क्या गलती है? इस परिदृश्य में जो आपकी वंदना है उसकी गलती क्या है, ये मैं बताना था 133 में। तो उनकी गलती है आपका, उसने अपने आकलन में किसी प्रकार का व्यक्तिगत आकलन सम्मिलित नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 133 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135, 134 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम की व्यूह रचना का प्रकार नहीं है? कौन सी आपका सहकारी व्यूह रचना है उसका प्रकार नहीं है? जिज्ञासु है, STAD है, संरचनात्मक उपागम है, लेकिन प्रणाली उपागम नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 आपका डिलीट कर दिया गया कलाम ने, गलत क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, किसके द्वारा जिग्सो शिक्षण पद्धति विकसित की गई? कौन सी पद्धति? आपका जो जिग्सो शिक्षण पद्धति है वो आपके इसके द्वारा विकसित की गई है? जॉनसन, डेविड एंड रोजर द्वारा नहीं, सरन एवं सरन द्वारा नहीं, इलिबर्ट और आर्सन द्वारा विकसित की गई आपकी जिग्सो शिक्षण पद्धति। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, सहकारी शिक्षण रणनीति में कुछ धाराएं विशेषताएं हैं, पता लगाए कि कौन सा सही नहीं है। तो ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित सामग्री के बजाय शिक्षार्थी केंद्रित बनाना बिल्कुल राइट है। यह बेहतर शिक्षण अधिगम के परिणाम में रचनात्मक विचारधारा से भटक जाता है, यह भटकता नहीं है। तो आप आंसर क्या हो जाएगा? असंगत। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में सहयोगात्मक शिक्षण का उपयोग बाधा नहीं है? सहयोगात्मक जो आपका शिक्षण है जो उपयोग में बाधा नहीं है, ये बताना था हमें 138 में। तो शिक्षार्थी प्रतिरोध, अभिभावक प्रतिरोध, शिक्षक प्रतिरोध या प्राधिकरण सहयोग। तो 138 से आंसर हो जाएगा आपका प्राधिकरण सहयोग। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, कंप्यूटर का कौन सा भाग अंगणितीय कार्य करता है? कौन सा भाग करता है? जो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सह अधिगम का लाभ नहीं है? सह अधिगम का लाभ नहीं है। देखो आपका स्वगति स्वनिर्देशित अधिगम तो है, अधिगम निम्नता भी है, लेकिन कंप्यूटर व्याकरता है वो आपका सह अधिगम का लाभ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण औद्योगिक की का उदाहरण है? सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी उदाहरण है, ये बताना था हमें। ई गवर्नेंस भी है, ई बैंकिंग की भी है, ईमेल भी है, प्रोसेस भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जन जाती है? अस्थायी मेमोरी के रूप में रैम जन जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए किन विशेषों की आवश्यकता होती है? अभिकर्मक लेखक की, कंप्यूटर अभियंता की, प्रणाली प्रचालक की, सभी विकल्प सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो आपका लिंकर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, 145 साफ ही नहीं। तो देखो 145 क्या है आपका? कंप्यूटर सहायक अधिगम में निम्नलिखित में से किस प्रकार अधिगमकर्ता के लिए सहायक है? किस प्रकार अधिगमकर्ता के लिए सहायक है ये पूछा था हमें। वह अपनी गति तथा आवश्यकता के अनुसार सीखता है। जो अपनी गति व आवश्यकता के अनुसार सीखता है, बिल्कुल राइट है। वह कठिन समस्याओं का समाधान करना सीखता है। कठिन समस्याओं के करता है समाधान करना सीखता है। वह नवीन और ज्ञान आसानी से प्राप्त करता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, नवीन और ज्ञान आसानी से प्राप्त करता है। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, लिंकेज तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इनमें से किसका उदाहरण है? ये मैं बताना था। तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण किसका? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक का उदाहरण नहीं है? जो निम्नलिखित में से कौन सा है जो सॉफ्टवेयर एक का उदाहरण नहीं है, ये मैं बताना था। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या टचपैड। तो आपका टचपैड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, मॉडेम का पूरा नाम है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? ये मैं पूछा गया था। तो मॉडेम का पूरा नाम है आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निहित मूल मान्यता या मान्यताएं हैं? यह मैं पूछा गया था। तो देखो आपका बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना, बिल्कुल राइट। विधियों तकनीकों का प्रयोग में विविधता, ये बिल्कुल राइट। विद्यार्थियों की कार्यक्षमता की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग, सही कोड का। तो आपके तीनों कोड सही है, तो प्रोसेस भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है, यह आपका है।
तो आपका देखो क्या दे रखा है। पहला, कंप्यूटर तंत्र यंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य सौदेश्य अंतःक्रिया होती है, बिल्कुल ये तो आपकी विशेषता है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए सहायता, ये भी आपका है विशेषता। वांछिक अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता प्राप्त करना भी है, लेकिन श्रेष्ठ चिंतन व्यूह रचना का विकास करना नहीं है, यह आपकी विशेषता नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका माइनर टेस्ट 10 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे मेजर टेस्ट 2। मेजर टेस्ट 2 करेंगे, और ये अपना टेलीग्राम चैनल है आपका @पेपर एनालिसिस पॉइंट, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सभी आपकी टेस्ट बुक, लेट एग्जाम, शशांक कलाम, GST शॉर्ट रिविजन बुक, करेंट अफेयर्स, ये आपके पेड ग्रुप में, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट ग्रेड पेपर है वो पेड ग्रुप है, उसकी फीस थी 50 रुपीज़। और जो आपका सेकंड ग्रेड ज्योग्राफी है इसी को पेड ग्रुप है ये भी, इसकी जो 12 जनवरी से शुरू हो गया था, इसकी थी आपकी 100 रुपये फीस, ठीक है। और यदि जुड़ना है आपको तो ये आप इस ग्रुप में जुड़ेंगे। इस ग्रुप में आपको फर्स्ट ग्रेड टारगेट फर्स्ट ग्रेड की लिंक मिलेगी, वो उस ग्रुप की लिंक मिलेगी टारगेट फर्स्ट ग्रेड की। कौन से ग्रुप में, पेपर एनालिसिस पॉइंट में डाली हुई है लिंक, वहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए। क्योंकि कल परसों डाली थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर संकल्प के टेस्ट डाले थे, तब डालती की कंप्लीट टेस्ट डाले हुए हैं उस ग्रुप की लिंक, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो यदि आपको पेपर चाहिए। कंप्लीट पेपर 21 पेपर है कंप्लीट आपके ज्योग्राफी के, जिनमें से अभी कितने हो सकते हैं, 12 माइनर टेस्ट हो चुके हैं, 2 मेजर टेस्ट हो चुके हैं, यानी 14 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप लेना चाहो तो फीस आपकी 100 रुपये, और वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो, या आप कर सकते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ उनका हैंडल क्या है, 1 मिनट देखना पड़ेगा उसका हैंडल क्या है। टेलीग्राम हैंडल कीजिएगा, हाँ। यदि आप उनसे बात करना चाहो डायरेक्ट तो @ आपका आएगा VIKIVK और CHOUDHARY चौधरी 101, ये इनका हैंडल है टेलीग्राम। यहाँ से आप संपर्क कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आपको संपर्क कंप्लीट पेपर मिल जाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।